हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मटेरियल एसएम ऑल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर सेकंड का टॉपिक रेलवे का विकास और इसका प्रभाव, यानी डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो शुरू करते हैं। रेलवे भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को आधुनिक युग में जिस एक तत्व ने अत्यंत प्रभावित किया वह है भारत में रेलवे का जन्म एवं विकास। रेलवे के विकास भारत में निसंदेह क्रांतिकारी युग का सूत्रपात था। 19वीं शताब्दी में भारत में जब रेलवे का जन्म, विकास एवं प्रभाव की रूपरेखा निम्नवत है। भारत में रेलवे निर्माण के उद्देश्य। आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रेलवे का निर्माण था। 1853 ईस्वी में रेल भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था। वास्तव में रेलवे के निर्माण का मूल उद्देश्य ब्रिटेन से आए तैयार माल को बंदरगाहों से देश के कोने कोने में ले जाना तथा देश के कोने-कोने से कच्चे माल को भारत के बंदरगाहों तक ले जाना था। साथ ही देश के कोने-कोने में अचानक होने वाली बगावतों को आसानी से सेना ले जाकर कुचलना भी था। भारत में रेलवे के निर्माण के पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का उद्देश्य निसंदेह भारत के आर्थिक शोषण से संबंधित था। किंतु भारत जैसे संसाधनों से युक्त विशाल राष्ट्र में रेलवे का निर्माण एक युगांतरकारी घटना सिद्ध हुआ था। इसमें पुरानी गारंटी पद्धति ये देखें क्या है। भारत में रेलवे के निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में 1831 से 32 ईस्वी में बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत मद्रास से बंगलौर तक रेलपथ बनाने का निर्णय हुआ था। इस योजना में रेलगाड़ी अपनी गति के लिए पशुओं पर निर्भर रखी गई। वाष्प चलित रेलवे योजना तो इंग्लैंड में 1843 में बनाई गई। इस योजना के तहत 1844 से 45 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी ने बंबई से पूर्व तथा उत्तर एवं कलकत्ता से उत्तर पूर्व तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव पेश किया। इन दोनों कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में यह शर्त रखी थी कि जो पूंजी वह रेलवे लाइन के निर्माण में लगाएगी, उसकी ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा उन्हें दी जाएगी। सरकार, जो कि वित्तीय संकटों से ग्रस्त थी, यह समझती थी कि कंपनी को जमीन बिना किसी मूल्य लिए देना ही पर्याप्त है। वह कंपनियों के साथ समझौते के लिए बाध्य हुई और उसने इन दोनों कंपनियों की पूंजी पर ब्याज देने की गारंटी दी। इस गारंटी के तहत भारत सचिव ने 1849 ईस्वी में दोनों कंपनियों के साथ होने वाली गारंटी प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार द्वारा रेलवे निर्माण पर लगने वाली पूंजी पर ब्याज देने संबंधी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से जो समझौता हुआ उसे ही इतिहास में पुरानी गारंटी पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब पुरानी गारंटी समझौते के अनुबंध क्या थे, देखते हैं। पुरानी गारंटी समझौते के अनुबंध निम्नवत थे। दोनों प्राइवेट कंपनियां भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य करेंगी तथा इसके विकास पर योगदान देंगी। और दूसरा है, ब्याज की दर 5% निर्धारित की गई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 99 वर्षों तक देती रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह रेलवे का संचालन करेगी तथा इसके खर्च पर नियंत्रण स्थापित करेगी। चौथा था, सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन दोनों कंपनियों से 25 या 50 वर्षों के बाद रेलों को खरीद सकेगी। अनुबंध की अवधि 99 वर्ष तक होगी। इस अवधि के समाप्त होते ही दोनों रेलवे कंपनियों को बिना किसी क्षतिपूर्ति का दावा किए रेलवे को सरकार को सौंपना होगा। गारंटी दिए गए ब्याज से अधिक लाभ यदि प्राइवेट कंपनी को होता है तो लाभांश दोनों रेलवे कंपनियों व सरकार के बीच बटेगा। सरकार को रेलवे सौंपते समय दोनों कंपनियों की 6 माह की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। सरकार रेलवे को अपने हाथ में लेने पर दोनों कंपनियों को यंत्रों व एवं डिब्बों का ही मूल्य देगी। और पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत रेलवे का विकास देखेंगे। पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत रेलवे के निर्माण का कार्य दोनों रेलवे कंपनियों के अधीन आ गया। इस पद्धति के अंतर्गत भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को आरंभ हुआ। प्रथम रेल लाइन बंबई से थाना तक बनी, जिसकी लंबाई 21 मील थी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि एवं भारत को मंडी के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। 15 अगस्त 1854 ईस्वी को हावड़ा से हुगली तक 23 मील लंबी रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। 1867 ईस्वी में कलकत्ता एवं दिल्ली के बीच तथा कलकत्ता एवं बंबई के बीच रेलवे लाइन बन गई। रोमापुरम से आरकोट तक 85 मील लंबा रेल पथ भी शीघ्र ही बनकर तैयार हो गया। 1867 ईस्वी तक भारत में कुल 4255 मील लंबाई की रेलवे लाइन बन गई।
इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेलवे कंपनियों को 5% की दर से ब्याज देना पड़ा। 1869 ईस्वी में पुरानी गारंटी पद्धति को समाप्त कर सरकार ने रेलवे को अपने हाथों में ले लिया। अब पुरानी गारंटी पद्धति के दोष या सरकार द्वारा रेलवे अपने हाथों में लेने के क्या कारण थे, देखते हैं। 1869 ईस्वी में सरकार द्वारा रेलवे को अपने हाथ में लेते ही प्राचीन गारंटी पद्धति का चरण समाप्त हुआ। सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लेने के प्रमुख कारण इस पद्धति के प्रमुख दोष थे। संक्षेप में इस पद्धति के उन दोषों को उल्लेख निम्नवत है जिनके कारण सरकार ने प्राचीन गारंटी पद्धति को समाप्त कर रेलवे को अपने हाथ में ले लिया। पहला, रेलवे कंपनियों का मुख्य उद्देश्य ब्याज प्राप्त करना। प्रारंभ से ही दोनों रेलवे कंपनियां खर्च पर ब्याज प्राप्त करने की शर्त पर अड़ी हुई थीं। स्पष्ट था कि कंपनियां रेलवे के विकास में होने वाले खर्च से अधिकाधिक ब्याज प्राप्त करना चाहती थीं। अनुबंध पत्र में ब्याज की दर 5% निश्चित कर दी गई थी। अतः रेलवे कंपनियों ने रेलवे के विकास में अधिकाधिक धन लगाकर अधिकाधिक ब्याज प्राप्त करने की नीति अपनाई। अधिकाधिक धन खर्च होने के कारण निसंदेह रेलवे के विकास के कार्य का प्रारंभिक चरण था। बिपिन चंद्रा के शब्दों में पुरानी गारंटी पद्धति के अंतर्गत भारत में रेलवे के विकास में अधिकाधिक खर्च के कारण मूलतः कार्य व्यवसाय का प्रारंभिक स्वरूप, कुशल श्रमिकों का अभाव, स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी न होना, अनुभवहीनता, चौड़े रेल पथों का चयन, निर्माण का ऊंचा स्तर व दोहरी पट्टियां थीं। निर्माण की प्रगति असंतोषप्रद। रेलवे के निर्माण के लिए जितनी सुविधाएं सरकार द्वारा रेलवे कंपनी को दी गई थी उसकी तुलना में रेलवे की प्रगति संतोषप्रद नहीं थी। रेलवे की लाइन के निर्माण का प्रतिवर्ष औसतन मात्र 342 किलोमीटर के लाभ का लगभग था। तीसरा है सरकार को आर्थिक हानि। लॉरेंस के शब्दों में रेलवे के निर्माण कार्य से रेलवे कंपनियों को ही लाभ मिल रहा है, सरकार को हानि ही उठानी पड़ रही है। सरकार की इस हानि का कारण ब्याज की दर का अत्यंत कड़ा एवं 5% होना था। लागत के अनुपात में रेलवे का विकास न होने से सरकार को हानि उठानी पड़ी। अब देखते हैं आगे क्या है। चौथा है रेलवे कंपनियों द्वारा व्यय का लेखा जोखा ना रखना। रेलवे कंपनियों ने रेलवे के निर्माण में होने वाले व्यय का कोई लेखा जोखा भी नहीं रखा था। अभियंताओं के कार्यों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था ना थी। इस स्थिति में सरकार सशंकित थी। पांचवा है भारतीय जनता में रोष। प्राचीन गारंटी पद्धति के अंतर्गत जो ब्याज सरकार को कंपनियों को देनी पड़ी थी उसे भारतीय जनता ने जनता से वसूल किए जाने की नीति कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की आर्थिक नीति से भारत के आर्थिक शोषण का काम क्रम तो जारी था ही। इस नीति ने भारतीयों में असंतोष उत्पन्न कर दिया। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार सशंकित हो गई थी, अतः ब्रिटिश सरकार को 1869 ईस्वी में रेलवे के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लेना पड़ा। अब सरकार के अधीन रेलवे का विकास 1869 से 1882 में देखते हैं। सरकार द्वारा जिस समय रेलवे के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया गया था उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पंजाब, मद्रास, राजपूताना एवं बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष एवं मुद्रा के अवमूल्यन ने सरकार को आर्थिक संकट में डाल दिया था। किंतु फिर भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपरिमित धन रेलवे के निर्माण में लगाया। 1881 ईस्वी तक रेलवे के निर्माण में सरकार ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए। फलस्वरूप रेल पथ की कुल लंबाई 9,875 मील तक पहुंच गई। अब नवीन गारंटी पद्धति एवं इस पद्धति के अंतर्गत 1900 ईस्वी तक रेलवे का विकास देखेंगे क्या है। सरकार को रेलवे के निर्माण में अपरिमित आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन कठिनाइयों को भारत की तात्कालिक आर्थिक स्थिति ने और भी अधिक बढ़ा कर दिया था। अतः सरकार को बाध्य होकर प्राचीन गारंटी पद्धति को संशोधित कर नवीन गारंटी पद्धति की नीति अपनानी पड़ी। 1882 ईस्वी में नवीन गारंटी पद्धति अस्तित्व में आई। इस नवीन पद्धति के अनुसार रेलवे कंपनी ने 3.1/2% की ब्याज की दर से रेलवे के निर्माण में पूंजी लगाई। यह भी निर्णय लिया गया कि रेलवे कंपनी को अतिरिक्त लाभ होता है वह लाभांश कंपनी व सरकार के मध्य 40% एवं 60% की दर से विभक्त होगा, यानी बांटा जाएगा आपस में इस प्रतिशत की दर से। यदि रेलवे कंपनियां चाहें तो वह 20 या 25 वर्षों के पश्चात ही रेलवे सरकार को सौंप सकती है। इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अब रेलवे विभाग को सरकार की संपत्ति मान लिया गया। नवीन पद्धति की शर्तों से स्पष्ट था कि इस पद्धति में सरकार को लाभ मिलने की अधिक आशा थी। नवीन गारंटी पद्धति सरकार की आशा के अनुकूल सिद्ध हुई। 1882 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के अल्पकाल में ही 9,875 मील लंबी रेल पथ अब 1900 ईस्वी के अंत तक 25,000 मील लंबा हो गया।
1900 ईस्वी के अंत तक सरकार को भी 1 करोड़ 75 लाख रुपए का लाभ मिला। इस प्रकार 1900 ईस्वी तक रेलवे के विकास की नींव मजबूत हो गई और 20वीं शताब्दी में भारत में रेलवे का समुचित विकास संभव हो पाया। अब रेलवे के विकास के परिणाम देखते हैं क्या क्या हुए। रेलवे के निर्माण एवं विकास के भारत में निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला है राजनीतिक प्रभाव। रेलवे के विकास में भारत की राजनीति को प्रभावित किया। राष्ट्रीय जागरण तीव्र हो उठा। अब एक स्थान के नेता दूसरे स्थान पर आसानी से जान आने जाने लगे तथा समस्याओं पर विचार करने लगे। अतः रेलवे के विकास ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरा सामाजिक प्रभाव। रेलवे के निर्माण से अब भारतीयों के एक दूसरे के संपर्क में आए जिससे सौहार्द को जन्म मिला। जातिवाद अछूत परंपरा एवं रूढ़िवादी परंपराओं के बंधन ढीले हो गए। आर्थिक प्रभाव क्या था? आर्थिक दृष्टि से रेलवे के विकास के अच्छे एवं बुरे दोनों का प्रभाव हुआ। जहां तक अच्छे परिणामों का संबंध है, इसने देशी व विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। भारतीय प्रांत एक दूसरे के निकट आए और मंडियों का विकास हुआ। स्थान स्थान पर मंडियों के विकास से वस्तुओं की कीमतों में समानता आई। अब वस्तुओं का वितरण अपावग्रस्त क्षेत्रों में भी आसानी से एवं कम समय में होने लगा। यही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब ग्रामों व नगरों की दूरी रेलवे के निर्माण में काफी कम कर दी। इससे ग्राम व नगर एक दूसरे के संपर्क में आए। अतः दोनों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और रेलवे के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रभाव डाक एवं संचार साधनों पर भी पड़ा। अब समाचार पत्र पत्रिकाएं व डाक कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगी। दवाओं की अकालग्रस्त क्षेत्रों तक जहां आसानी से पहुंचाया जा सका, वहीं रेलवे ने रोजगार को भी बढ़ाया। परंतु रेलवे के उक्त अच्छे आर्थिक प्रभाव उसके आर्थिक दुष्परिणामों के सामने नगण्य ही थे। वास्तव में जो कुछ लाभ हुआ भी वह तो ब्रिटिश शासन को ही हुआ। सामान्य जनमानस पर आर्थिक बोझ तो बढ़ ही गया। रेलवे के निर्माण में रुपया पानी की तरह बहाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि रुपये की वसूली की चिंता ना तो निर्माणकर्ताओं को थी और न ही पूंजी लगाने वालों को। डलहौजी ने भारत में 1 मील रेल की पटरी बिछाने में 8,000 पाउंड के खर्चे का अनुमान लगाया गया था। परंतु 1868 में इनके निर्माण का औसत व्यय प्रति मील 18,000 पाउंड आया। 1872 ईस्वी में भूतपूर्व वित्त मंत्री विलियम मासी ने स्वीकार करते हुए कहा था, वास्तव में अंग्रेजी पूंजीपतियों को तो इस बात की पूर्ण आशा थी कि उन्हें भारत की मालगुजारी का 5% प्राप्त हो जाएगा। अतः उन्हें यह चिंता नहीं थी कि उनके द्वारा प्रदत्त धन हुगली नदी में फेंका जा रहा है अथवा ईंट तथा चूने से रूपांतरित किया जा रहा है। अतः जैसा कि मेरा अनुमान है, ईस्ट इंडिया रेलवे ने खर्च प्रति मील लगभग 30,000 पाउंड हुआ है। 1900 ईस्वी तक रेलवे के निर्माण में 22.5 करोड़ यानी 22 करोड़ 5 लाख करोड़ पाउंड तक का खर्च आ गया। इसके आधार पर लगभग 4 करोड़ पाउंड का नुकसान हो गया। यह नुकसान भारतीयों से वसूल किया गया। अब कृषकों को केवल कर का भार ही वहन नहीं करना पड़ा, अपितु वाणिज्यिक खेती भी करनी पड़ी। फलस्वरूप अन्न का व्यापार तो बढ़ा, परंतु कृषक की स्थिति दयनीय हो गई। यही नहीं, तो जो धन सिंचाई के साधनों पर व्यय होना था, वह रेलवे के निर्माण में खर्च हुआ। इसका स्पष्ट प्रमाण 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त की गई सिलेक्ट कमेटी के द्वारा उस प्रस्ताव को ठुकरा देना था, जिसके तहत 3 करोड़ पाउंड का खर्च भारत में नहरों के निर्माण में होना था। सिलेक्ट कमेटी ने इस धन को रेलवे के निर्माण में लगाया, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो ब्रिटिश पूंजीपतियों को मिलने वाले लाभ के विषय में कौन सोचता। रेलवे के निर्माण हेतु वन संपदा भी नष्ट हुई, अतः जलवायु में विपरीत प्रभाव पड़ा। निसंदेह इससे कृषि प्रभावित हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलवे के निर्माण ने आर्थिक क्षेत्र में जहां अपने अच्छे प्रभावों से भारत को प्रभावित किया, वहीं इसके दुष्परिणामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।